Good Welcome, morning, sir. friends. Welcome. Good morning, sir. Good morning. Welcome, sir. Welcome. Thank you so much, sir. My great leader, mentor, ideal guide, Dr. Safi Mohammed, Good sir. morning and welcome. Thank you so much, all leaders. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल 4 के सेशन में, और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और हम आरंभ करते हैं मॉड्यूल 4 बोन हेल्थ एंड्स हेल्थ कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। इम्पोर्टेंट नोट्स जैसे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये कोर्स जो है ये बेस करता है न्यूट्रिशनल मेडिसिन की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, और ये एंड्स हेल्थ कॉन्सेप्ट पर आधारित है और उसी के द्वारा ये निर्देशित भी है। ये करीब 16 जर्नल हेल्थ टॉपिक्स का जिस्ट है जो आपको 6 मॉड्यूल्स में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स का मकसद ये है कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, आपकी नॉलेज बढ़े और आप ये जान पाए कि जो टीएन्स के प्रोडक्ट्स हैं उनका एप्लीकेशन, उनका इस्तेमाल हमें लोगों के लिए किस प्रकार करना है, कहाँ पे करना है, कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, इस बाबत बहुत बेहतर आप जान पाए। न्यूट्रिशनल हेल्थ केयर ये बचाव की विधि पर कार्य करती है और हमारा नजरिया है कि बचाव इलाज से बेहतर होता है। इसलिए जो भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सब इसी बात पर आधारित हैं कि हम शरीर को प्रोटेक्शन दे दें, सुरक्षा दे दें, ताकि हमारा शरीर कभी बीमार ही ना हो। तो ये बहुत ही भली और प्यारी बात है कि अगर हम शरीर को, उसकी इम्यूनिटी को, उसकी बोन्स को, उसकी मसल्स को, उसके सारे ऑर्गन्स को, सारे सिस्टम्स को मजबूत बना दें तो शरीर कभी बीमार ही नहीं होगा। तो ये बहुत ही अद्भुत और प्यारी बात है जो हम सबको समझना निहायत ही जरूरी भी है। और इसलिए ये कोर्स जो है ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है कि हम किस तरीके से पेशेंट्स को या कस्टमर्स को बेहतर डील कर सकें। और ये सिर्फ बीमारी या रोग के इलाज के लिए नहीं है, इस बात को हम ध्यान रखें। कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान इसमें जरूर मिलेगा जिसमें हम कई रेफरेंस देख पाएंगे मेन स्ट्रीम मेडिसिन के, और बीमारियों के बारे में हम जान पाएंगे जो सिर्फ आपके लर्निंग के लिए ही है, आपके लर्निंग, आपके सीखने के लिए ही है, और ताकि आपके ज्ञान में और भी इजाफा हो। ये बिल्कुल भी इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि हम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करें कि वो अपने निर्णय को बदलें। जो भी मेडिकल सॉल्यूशंस वो अपनी ओर से सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, लेना चाहते हैं, उन निर्णय को हम बदल दें, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको सिर्फ बेहतर तरीके से डील करेंगे, हैंडल करेंगे। उनकी डिजीज की बाबत हम बात करेंगे और उनको बताएंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतर तरीके से, और डिसीजन हमेशा उन्हीं पर छोड़ेंगे। आप इस ट्रेनिंग कोर्स को ऑन जॉब भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप कार्य करते हुए भी इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप कहीं पर ज्वाइन करें, कुछ दिन वहां पर रहें
या आप कुछ महीनों हफ्तों के लिए ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑन जॉब होते हुए भी इस कोर्स को ले सकते हैं, और ये आपके स्किल्स को, आपकी नॉलेज को बेहतर करने में सक्षम है। ये कोई प्रोफेशनल न्यूट्रिशन कोर्स नहीं है, इसलिए हमें बेसिक न्यूट्रिशन की नॉलेज इसमें प्राप्त नहीं होती पूरी रीति से। कुछ नॉलेज हमें जरूर मिलेगी, इसलिए हमें ये सुझाव दिया गया है कि हम एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए बेसिक न्यूट्रिशन नॉलेज दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण और भरोसे के स्रोतों से भी लेते रहें। और वो स्रोत बुक्स हो सकती हैं, कुछ और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, या ऑनलाइन आप बहुत सी चीजों को हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये ग्रेट नॉलेज जो हेल्थ केयर की है, जैसा हम रोज बात कर रहे हैं, ये एक बहुत विशाल समुद्र के समान है, जिसको हम एक छोटे से 6 मॉड्यूल के कोर्स में समाहित नहीं कर सकते। इसलिए हमें एडिशनल सेल्फ लर्निंग को लगातार बरकरार रखना है, और यही बहुत महत्वपूर्ण चाबी है सीखने के लिए और एक सक्सेसफुल हेल्थ कोच बनने के लिए। मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों से, मैं भी सीख रहा हूँ बहुत से स्रोतों से। कितना सीख पाता हूँ ये तो नहीं जानता, लेकिन प्रयास मेरा ये रहता है कि मैं और बेहतर सीख सकूं, ताकि और बेहतर लोगों की सेवा कर सकूं। यही हमारा उद्देश्य है। और हमेशा याद रखें, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेडिसिन्स नहीं है। और क्लियंट्स हेल्थ कोच होने के नाते हम कभी भी ये क्लेम ना करें कि हमारे प्रोडक्ट्स 100% आपको क्योर कर देंगे या हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से रिवर्ट करने का प्रयास करेंगे। आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे आपको बेहतर कंडीशन में लाने का प्रयास करेंगे इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। आप इस तरीके की बातें कह सकते हैं, लेकिन हम और आप जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स अद्वितीय हैं, अमेजिंग हैं, और ये शिफा बख्शते हैं। और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जो नासा के साथ कोलैबोरेशन में है, और मंगल ग्रह पर रिसर्चेस के लिए नासा ने टीएम्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और उनके वैज्ञानिकों को चुना है। तो ये बहुत अमेजिंग है। आप सोचे हमारे प्रोडक्ट्स कितने अद्भुत होंगे। जाहिर है, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानते हैं। हम सब ने इस टर्म को अक्सर इस्तेमाल भी किया है, सुना भी है, ऑस्टियोपोरोसिस। और इसमें हम एक निहायत ही जर्नल तरीके से अगर बात करें, साधारण रूप से, तो हड्डियों के भुरभुरे हो जाने को, भुरभुरा मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, यानी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और बहुत आसानी से टूट जाती हैं। उनकी हेल्थ बेकार हो जाती है, वो वीक हो जाती हैं और टूट जाती हैं बड़ी आसानी से। जरा सा कोई गिरा, कूल्हे की हड्डी टूट गई या और कहीं की हड्डी टूट गई, और पता चला कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, हड्डियां उनकी भुरभुरी हैं, इसलिए आसानी से टूट जाती हैं और उनको जुड़ने में भी समय लगता है। आइए जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं, 2003 के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा मीटिंग में जो रिपोर्ट
दी गई, उसमें लिस्ट किया गया 5 मेजर मेल न्यूट्रिशन डिजीजेस को। मेल न्यूट्रिशन हम लोग सब जानते हैं कि अगर अच्छा पोषण नहीं मिलता तो शरीर में बहुत सी कमियां आ जाती हैं, एंड दैट इज नोन एज मेल न्यूट्रिशन। उसको मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण, हिंदी में उसको कहते हैं कुपोषण। बहुत से बच्चे जिनको बेहतर भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, वो कहते हैं वो कुपोषण के शिकार हो गए हैं। ये जरूरी नहीं कि गरीबों में ही ऐसा हो, अमीर परिवारों में भी बहुत से बच्चे मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिससे उनके इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और वो भी मेल न्यूट्रिशन के शिकार है। और मैं आपको बताऊं, ऑस्टियोपोरोसिस भी मेल न्यूट्रिशन डिजीजेस की लिस्ट में शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ खाने पीने में अगर हम बेहतर कर दें तो ऑस्टियोपोरोसिस को हम कंट्रोल में कर पाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों की हेल्थ के लिए हमें संकेत करता है कि हड्डियों की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हम उसको बेहतर कर पाएंगे। आइए जानते हैं। हर 3 सेकंड में विश्व में कहीं ना कहीं हर 3 सेकंड में एक फ्रैक्चर हो जाता है, और 8.9 मिलियन प्लस फ्रैक्चर्स होते हैं एक वर्ष में। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इसलिए जो ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स होते हैं उनका भीड़ लगी रहती है। अगर हम बात करें विश्व स्तर पे, तो 3 में से 1 महिला को जो 50 या 50 वर्ष से ऊपर की आयु की है, उनको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो जाते हैं। और 5 में से 1 पुरुष को, 3 में से 1 महिला को और 5 में से 1 पुरुष को जो 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, उनको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो जाते हैं। ये ग्लोबली साबित है। और जैसा कि अभी हमने बात की, हर 3 सेकंड में एक फ्रैक्चर होता है। हिप फ्रैक्चर का नंबर बहुत इंक्रीज हो गया है। 1990 से लेकर अगर 2050 तक ये हम आंकड़े इस तरीके से कैलकुलेट करें, तो इस बीच में इतना ज्यादा परसेंटेज बढ़ गया है। स्त्रियों में 310% केसेस हिप फ्रैक्चर, यानी जो हमारा पेल्विक गर्डल है, जहां पर हमारे पैर की हड्डी हमारे पेल्विक गर्डल के ग्रूव में फिक्स होती है, उसको हम हिप बोन भी कहते हैं। तो वहां पर ये फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, और 310% ये बढ़ गया है स्त्रियों में 1990 से अब तक। आप देखिए ये आंकड़े कितने चौंकाने वाले हैं। और पुरुषों में मैं उल्टा बोल रहा हूँ, पुरुषों में 310% है और स्त्रियों में 240% ये बढ़ गया है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अब आप देखिए, 40% लोग जो हैं, यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारी पेल्विक गर्डल है, जिसको हम हिंदी में अंश मेखला कहते हैं। अंश मेखला, बीच में हम देख पा रहे हैं ये स्पाइनल कॉर्ड, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, और इसके दोनों तरफ ये बॉल्स सी है, और इनके साथ फीमर बोन्स जुड़ी हुई है जो पैर की हड्डियां हैं। और यहाँ पर ये रेड कलर से शो किया गया है फ्रैक्चर को। तो ये फ्रैक्चर बहुत कॉमन हो गया है, स्त्रियों में भी पुरुषों में भी। और इसमें जब ये हिप फ्रैक्चर होता है तो 40% लोग तो
अपने आप चल फिर नहीं पाते हैं, दे आर अनेबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली। 33% लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं पूरी तरीके से, या तो नर्सिंग होम में और इन द ईयर फॉलोइंग, या अगले एक वर्ष में। जैसे आज उनको फ्रैक्चर हुआ तो अगले एक वर्ष में उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है 33% लोगों की कि वो पूरी तरीके से दूसरे लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। वो अपने आप चल फिर नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते अगर उनको हिप फ्रैक्चर हो गया है। 50% ऐसे लोग हैं जो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, 50% लोग with one osteoporotic fracture will have another, यानी उनको एक तो फ्रैक्चर हो चुका है और उनको दूसरा भी हो जाएगा। 50% लोग ऐसे हैं। इसका मतलब उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं, एक फ्रैक्चर हुआ और फिर दूसरा भी दूसरी साइड का भी हो जाएगा, या उसी स्थान पर दोबारा भी हो सकता अगर वो हड्डी किसी प्रकार से जोड़ दी गई है। 60% ऐसे लोग हैं जिनको असिस्टेंस की रिक्वायर है एक वर्ष के बाद। जैसे आज अगर फ्रैक्चर हुआ तो एक वर्ष के अंदर उनको किसी न किसी का सहारा चाहिए ही होगा। ये ऐसे 60% लोग हो जाते हैं। और इनका डेथ रेट भी बहुत ही हाई है। मोर्टेलिटी अप टू 20 से 24% इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर अ हिप फ्रैक्चर, यानी हिप फ्रैक्चर होने के एक वर्ष के अंदर 20 से 24% लोग मर जाते हैं हिप फ्रैक्चर की वजह से। या तो कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या वो ऑपरेट कराते हैं, या वो हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं, और इस तरीके से कुछ न कुछ समस्याओं में ग्रसित होकर वो अपना जीवन गंवा देते हैं। तो ये बहुत ही अ, चौंकाने वाली और बिल्कुल सही बात है जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से। और यहाँ पर आप देखें, ये एक ग्राफ आपको दिखाया गया है। ये 2020 का एक चार्ट है। 3:59 पर ये इसका स्क्रीनशॉट लिया गया। ये सीधे पैर का एक ग्राफ बनाया गया है और इसमें BQI 64.7% है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, बॉडी का QI जो कोशेंट है वो बोन बोन हेल्थ का वो डेप्रीवेशन में आ जाता है, डिप्राइव हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। और हम देखें 20 वर्ष की उम्र में ये BQI का लेवल बहुत अच्छा होता है, ग्रीन पार्ट में है वो। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये BQI लेवल डाउन होने लगता है। और उम्र बढ़ने के साथ, और खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं 60 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के, उनमें ये BQI लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है। और हम कह पाते हैं कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, इनकी हड्डियां आसानी से टूट जाती है। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स के बारे में आगे और बात करते हैं। मोर कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं स्मोकिंग, यानी धूम्रपान करना। ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। वे लोग जो धूम्रपान करते हैं, आप उनको इन बातों के बाबत बता सकते हैं कि आप जो धूम्रपान कर रहे हैं, आप जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उसको जला के, ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत घातक है। उसके अलावा
बॉडी मास इंडेक्स जो है 19 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसमें भी प्रॉब्लम आती है। यानी हमारा बॉडी का वेट डिसबैलेंस हो जाता है। हमारे हाइट के हिसाब से इतना बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, उसमें परेशानी हो जाती है और वो भी एक कारण बन जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का। उसके अलावा पेरेंटल ऑस्टियोपोरोसिस, पेरेंट्स को अगर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है तो ये उनके ऑफ स्प्रिंग्स में भी, उनके बच्चों में भी आ सकती है। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि जो माताएं और जो स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं वो अपनी बोन्स की बेहतर हेल्थ के लिए जरूर सप्लीमेंट्स का उपयोग करें विद द कंसल्टेशन ऑफ अ हेल्थ कोच, या जो भी उनके डॉक्टर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के साथ ही करें। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड और कैंसर ट्रीटमेंट, यानी बहुत से ऐसे औषधियां हैं, बहुत सी ऐसी मेडिकेशन है जो लेना पड़ जाता है और जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकोइड या कैंसर के ट्रीटमेंट लेने में बहुत सी हमें थेरेपीज लेना पड़ती है, बहुत सा मेडिकेशन लेना पड़ता है। और जो कीमोथेरेपी होती है उनसे हड्डियों में बहुत ही एडवर्स इफेक्ट, बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है उन पर और वो ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं लोग। ये बड़ा ही भयावह है। उसके अलावा स्त्रियों में 45 वर्ष की आयु से पहले ही मीनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज होता है उनका जो मासिक धर्म का चक्र है वो रुक जाता है, जबकि साधारणतया ये 50 वर्ष और 50 से 55 वर्ष की उम्र तक भी चलता है। लेकिन अ, ये जब रुक जाता है, अर्ली मेनोपॉज हो जाता है 45 वर्ष की उम्र से पहले ही, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का। इसलिए आप देखिए कि अब वो सारी चीजें आप रिलेट करिए कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं वो सब स्त्रियों के लिए कितने लाभकारी हैं। लॉस ऑफ हाइट, अगर हाइट कम है, मोर देन 3 सेंटीमीटर, किसी भी कारण से हाइट का लॉस हुआ है तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क में हम उसको शुमार कर सकते हैं। रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर रियूमेटॉइड अर्थराइटिस के शिकार कुछ लोग हो जाते हैं और इसके बहुत से कारण होते हैं, हम जानते हैं। ये जो रोग है ये बहुत ही भयावह है और इसके बारे में हम लोगों ने बात चर्चा भी की है। तो अर्थराइटिस यानी गठिया का रोग, उसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। सेलिएक क्रोहन्स डिजीज या डायबिटीज, डायबिटीज वाले पेशेंट्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारे कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स के बारे में। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स अकर कॉमनली इन रेडियल, हिप और स्पाइन।
यानी या तो हाथ पैरों में या हिप में या रीढ़ की हड्डी में, ये आम तौर से ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होते हैं। डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर्स, व्हेन द रेडियस ब्रेक्स नियर द रिस्ट, यानी हमारी कलाई के आसपास कहीं पर अगर ये फ्रैक्चर होता है, इट इज कॉल्ड अ डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर। इसको डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। The break usually happens due to falling on an outstretched or flexed hand। या तो हमारा हाथ फैल गया, या अब हम हमारा पूरा वजन हाथ के ऊपर आ गया, हम ऐसे गिरे, जिसकी वजह से हमारी कलाई की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। ये इस कारण से फ्रैक्चर हो जाते हैं। हिप फ्रैक्चर में, हिप फ्रैक्चर हैपेंस व्हेन द अपर पार्ट ऑफ द थाई बोन, जिसको फीमर बोन कहते हैं, जब ये टूटती है। जैसे अभी हमने चित्र में देखा था, फीमर बोन जो हमारे पेल्विक गर्डल के ग्रूव में फंसी हुई है, और उससे फिर जो उसका हेड है, उससे एक बोन निकल रही है, दैट इज द फीमर बोन। और फीमर बोन ही है जो हमारे शरीर में सबसे लंबी बोन है। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर बोन है, जो हमारी हमारी थाइज में, हमारी हिप से लेकर और घुटने तक की जो हड्डी है, दैट इज फीमर बोन। तो फीमर बोन में फ्रैक्चर हो जाता है उसके ऊपर के हिस्से में। द इंजरी यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम अ फॉल और कार एक्सीडेंट। आमतौर से या तो किसी कारण से गिर जाता है व्यक्ति, या कोई कार एक्सीडेंट में, तो उसमें ये हिप फ्रैक्चर्स आमतौर से होते हैं। Hip fractures are more common in older people because bones weaken and become more brittle with age। ये ज्यादातर बूढ़े लोगों में शिकायत पाई जाती है, क्योंकि उनकी हड्डियां वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। और ब्रिटिल कहते हैं, जो मैंने एक वर्ड यूज किया था हिंदी का, भुरभुरापन। उनकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। जैसे आप उसको ऐसे छुए तो उसमें से पाउडर सा छूटने लगता है। तो जैसे रेत की आप कोई चीज बनाएं और फिर उसमें उसको आप टच करें तो रेत उसमें से छूटने लगता है, ऐसी हड्डियों की स्थिति हो जाती है, दैट इज ब्रिटिल बोन्स। तो ये भुरभुरी हो जाती है हड्डियां। और एज फैक्टर इसमें बहुत इन्वॉल्व होता है। मोस्ट फ्रैक्चर्स कॉज सीवियर पेन एंड रिक्वायर सर्जरी इमीडिएटली। बहुत से जो हिप फ्रैक्चर्स होते हैं, उनमें बहुत ही कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, इसलिए इमीडिएट सर्जरी करवानी ही पड़ती है। और यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगा इस बात को कि ऐसे हालत में एलोपैथिक बहुत लाभकारी है। उसके अलावा इसीलिए हम लोग जो बात करते हैं कि बीमार ही बीमार हो ही ना इंसान, हम बचाव पर कार्य करते हैं। हम हड्डियों को पहले इतना मजबूत कर दें कि वो बुढ़ापे में भी ब्रिटिल ना हो, बुढ़ापे में भी भुरभुरी ना हो, और कोई भी फ्रैक्चर्स ना हो बूढ़े लोगों के शरीर में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो हम अपने थेरेपीज के माध्यम से करते हैं। वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, बहुत सी बार हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, या तो वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, या उसके जो वर्टिब्रा हैं उनमें गैप आ जाता है। कई बार उसमें कुछ नर्व्स बीच में प्रेस हो जाती हैं, जिससे नंबनेस हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पूरे अंग में ऐसा जैसे पैरालिटिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये वर्टिब्रल कंप्रेशन या फ्रैक्चर्स के माध्यम से
हो जाती हैं वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, जिनको हम VCF कहते हैं, अकर व्हेन द बोनी ब्लॉक और वर्टिब्रल बॉडी इन द स्पाइन कोलैप्सेस। किसी भी कारण से जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, अगर वो कोलैप्स हो जाती है, हम गिर गए या किसी भी एक्सीडेंट के द्वारा, विच कैन लीड टू सीवियर पेन। इसमें बहुत ही बुरा वाला दर्द होता है और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी डिफॉर्मिटी भी हो जाती है और लोग अपनी हाइट को खो देते हैं, यानी उनकी हाइट कम हो जाती है। जब रीढ़ की हड्डी में कंप्रेशन आ गया तो हाइट जाहिर है थोड़ी कम हो जाएगी। These fractures more commonly occur in the thoracic spine. हम लोग जानते हैं, हम लोग सीखते हैं इन चीजों को कि नीचे लोअर बैक में वहां पे लंबर स्पाइन, और उसके ऊपर फिर थोरेसिक स्पाइन, और उसके ऊपर फिर सर्वाइकल होता है। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोरेसिस रीजन में आती है, जो कि मिडिल पोर्शन है हमारी रीढ़ की हड्डी का, स्पेशली इन द लोअर पार्ट, थोरेसिस स्पाइन के भी लोअर पार्ट में। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, ये या तो रेडियल में या हिप में या स्पाइन में आती है। उसके अलावा डिस्टल रेडियल एंड हिप फ्रैक्चर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले चित्र में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अ, ये रिस्ट की जो हड्डी है ये ब्रेक हुई है। ये रेडियो अल्ना बोन कहलाती है। इसमें दो बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना। तो रेडियो अल्ना बोन, और इसमें कोल्स फ्रैक्चर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रेडियस जो रेडियस बोन है उसमें ये फ्रैक्चर हुआ है। तो या तो हथेली टिकी जमीन पर, या हमारा हाथ के बैक साइड टिका। ये दोनों चित्रों से आप, तो पहला तो है कोलिस फ्रैक्चर, दूसरा है स्मिथ फ्रैक्चर। ये दोनों फ्रैक्चर ही संभव हैं और इस तरीके से फ्रैक्चर होते हैं। और हिप फ्रैक्चर में जैसे मैंने बताया कि जो हमारी पैल्विक गर्डल है, जिसको हम अंश मेखला कहते हैं, उसमें जो हड्डियां जुड़ती हैं, उनके हेड जुड़ता है, वो फीमर बोन है। ये लंबी वाली जो अस्थि है, जो हमारी जांघों की अस्थि है, हमारे हिप से लेकर घुटने तक की अस्थि को हम फीमर बोन कहते हैं। और ये फीमर बोन इस जगह से ब्रेक होती है, जैसा चित्र में यहाँ पर हम देख पा रही है। यानी जो ये सॉकेट है, सॉकेट में एक बॉल फिक्स है, और ये बॉल जो है ये हेड है फीमर बोन का, और फीमर बोन हेड के पास से ही ब्रेक होती है। तो ये हिप फ्रैक्चर है। और आमतौर से क्या किया जाता है, एलोपैथिक में डॉक्टर सर्जरी करके ये जो बॉल है इसको निकाल देते हैं, और स्टील के हिप ये लगा देते हैं ये बोन्स को, और जॉइंट कर देते हैं उनको बोल्ट आदि से। और कभी कभी प्लेट्स भी लगानी पड़ती है इसमें। तो ये हिप फ्रैक्चर्स के बाबत हमने थोड़ी बात की। सिम्टम्स ऑफ VCF। VCF के क्या सिम्टम्स हैं? When compression fractures first start developing, they may not cause symptoms. जब ये स्टार्ट होता है, यानी हड्डियों में जब कमी आना शुरू होती है, कंप्रेशन होना शुरू होता है, या फ्रैक्चर की स्टेज आने से पहले हमें सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। A healthcare provider may discover them on an X-ray. अगर आप बोन्स का एक्सरे कराते हैं तो जो भी हेल्थ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जो भी डॉक्टर, वो देख पाते हैं एक्सरे के माध्यम से
कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में, बोन्स में, और या ये जो परेशानी है ये कुछ दूसरे कारणों से है। लेटर सिम्टम में इंक्लूड स्लोली वर्सनिंग बैक पेन। जो स्पाइन की परेशानी है वो धीरे धीरे आरंभ होती है, और सबसे पहले इसमें बैक पेन होता है, और जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बाद में अनबियरेबल हो जाता है। लाइंग ऑन द बैक में रिलीव द पेन एंड स्टैंडिंग मेक इट वर्स। जब आप लेट जाते हैं अपनी बैक, अपने पीठ के बल, तो आपको पेन में बहुत रिलीफ मिलता है, आपको बेहतर महसूस होता है। लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो वो बहुत ज्यादा भयानक दर्द हो जाता है। अ डिक्रीज इन योर हाइट, आपकी जो ऊंचाई है, आपकी जो हाइट है, उसमें भी कमी आ जाती है, क्योंकि जब कंप्रेस हो जाती है बोन्स उनके बीच का गैप या तो समाप्त हो जाता है, उससे हाइट में भी कमी आ जाती है। लिमिटेड मूवमेंट इन योर स्पाइन, अनेबल टू बैंड और ट्विस्ट। और आपके जब स्पाइन में ये परेशानी आ जाती है, जिससे आप झुक नहीं पाते हैं या इधर उधर को मुड़ नहीं पाते हैं, लेफ्ट राइट को, तो आपके मूवमेंट बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। इसकी वजह से ये एक जो VCF की जो प्रॉब्लम है, हम ये कह सकते हैं कि ये आपके शरीर में आ रही है। ये VCF की प्रॉब्लम आपके शरीर में आ रही है। अगर आप झुक पाने में पेन महसूस कर रहे हैं, या लेफ्ट राइट में घूमने में, इधर उधर देखने में पेन महसूस कर रहे हैं, या खड़े होने में आपकी कमर में के निचले भाग में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो आप ये जान लें कि आपके डिस्क में कहीं ना कहीं समस्या, आपकी वर्टिब्रल कॉलम में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। I stooped over posture called kyphosis. Often the front side of the vertebra loses weight, but the rear side doesn't. As a result, these fractures can cause your posture to stoop forward over time. और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं हमारे बॉडी की, ऐसे पोस्चर्स बन जाते हैं। एक पोस्चर को हम कहते हैं स्टूप ओवर पोस्चर, जिसको हम काइफोसिस पोस्चर कहते हैं, जिसमें झुक जाते हैं आगे की ओर और सीधे खड़े ही नहीं हो पाते हैं। द फ्रंट साइड ऑफ द वर्टिब्रा लूसेस वेट। और वर्टिब्रा जो हमारी रीढ़ की हड्डियों में 33 वर्टिब्री वर्टिब्री एक होती है। वर्टिब्री होता है प्लूरल, यानी ढेर सारी, और वर्टिब्रा एक होता है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारे स्पाइन में, हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 बोन्स होती हैं, और जब इनमें कोई भी कंप्रेशन आता है तो ये सारी समस्याएं आती हैं। या तो व्यक्ति आगे की तरफ को झुक के चलने लगता है, क्योंकि वो सीधा हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे पोस्चर को हम काइफोसिस पोस्चर कहते हैं। और इसमें व्यक्ति अपनी हाइट को लॉस करता है, लेकिन जो रियर साइड है, बैक साइड है, उसमें कोई असर नहीं आता है। एज अ रिजल्ट, these fractures can cause your posture to stoop forward over time। बहुत लंबे समय तक आपको, जब तक आप उससे निजात ना प्राप्त करें, आपको झुक के चलना पड़ता है, आप सीधे नहीं चल पाते। नमनेस और टिंगलिंग, या तो बिल्कुल सेंसेशन लेस हो जाते हैं, या वहां पर हल्की हल्की झंझनाहट होती है। सुन्नापन, जिसको हिंदी में कहते हैं सुन्नापन, सुन्न हो गया वैसा, नमनेस आ जाती है, या ईचिंग होती है, या सुइयां सी चुभती है। और ये वीक मसल्स प्रॉब्लम्स करती है वॉकिंग में, एंड दे मे कॉज सेवरल ऑर्गन डिसऑर्डर्स।
और बहुत से ऑर्गन्स में ये डिसऑर्डर भी क्रिएट हो जाता है। अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये VCF की स्टार्टिंग हमारे बॉडी में जो ऑस्टियोपोरोसिस की ओर हमें ले जाएगा। हमारे बॉडी को स्पेसिफिकली स्पाइन के बाबत हम लोग बात कर रहे हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी की बाबत। तो ये नंबनेस, टिंगलिंग, वीक मसल्स, चलने फिरने में प्रॉब्लम, ये सारे या सेवरल ऑर्गन डिसऑर्डर्स, ये सब हमें VCF की ओर ले जाते हैं। इफ द फ्रैक्चर हैपेंस रैपिडली, अगर आम तौर से हड्डियां टूटती रहती हैं, यू में फील सडन सीवियर डिसेबलिंग बैक पेन, और उसमें आपको बहुत ज्यादा अचानक से बहुत सीवियर और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। कभी कभी हम एक पोस्चर में बहुत समय तक बैठे रहते हैं और अचानक से हम उठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत समस्या आ जाती है। और हम लोग सब जो हैं, हम सब भुक्तभोगी हैं। हमने जाना है कि किस तरीके से बैक पेन बहुत ही खतरनाक हो जाता है। योर बेस्ट सपोर्टर इज योर वर्टिब्रल, यानी आपके पूरे ढांचे को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला पार्ट है आपकी बॉडी में, वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। इसलिए ये तो बेहतर होनी ही चाहिए। ये ऊपर की साइड ये सर्वाइकल वर्टिब्रीज है, बीच में थोरेसिस वर्टिब्रीज है, और नीचे की तरफ लंबर वर्टिब्री है, और उसके बाद सैक्रम है, और सबसे जिसको टेल बोन कहते हैं ये कॉक्टिक्स। और इस तरीके से ये हमारी ये साइड व्यू है, एक ये एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, और ये साइड व्यू है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारी रीढ़ की हड्डी का बनावट है। और ये सारे वर्टिब्री जो हैं ये 33 नंबर्स होते हैं, और इनकी सेहत का हमें ध्यान रखना ही चाहिए। उसके लिए हमें लगातार एक्सरसाइज, अपने बच्चों में भी आदत डालनी चाहिए कि वो लगातार स्पाइन की एक्सरसाइज करें। बहुत से योग क्रियाएं भी इसके लिए होती हैं, उनके भी हम वीडियोस देख सकते हैं। स्पाइन का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं। कोशिश करें जिंदगी में कभी भी स्पाइन का ऑपरेशन ना कराना पड़े, और उसके लिए हमारे प्रोडक्ट्स हम आगे बात करेंगे उनके। वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, यानी जब, अब ये एक एक्सरे आप देख पा रहे हैं, इसमें जो रेड पार्ट दिखाया गया है यहाँ पर, ये सीवियर कंप्रेशन हो गया है बोन्स में। बोन्स आपस में बहुत नजदीक आ गई और जो गैपिंग है उनमें वो खत्म हो गई है। यहाँ पर देखें आप इधर, तो ये कंप्रेशन की वजह से फ्रैक्चर हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, और ये सर्वे C1, C2, C4, C7 तक, और ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने में, यानी कंट्रोल इन द सेंस कि जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं, वो सारी नसें एक, जैसे आप ये मानिए कि बहुत ढेर सारे पाइप्स का एक गुच्छा बनने, और उसको एक बड़े वाले पाइप में हम समाहित कर दें। इस तरीके से समझें कि हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, दो तरीके की नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स हैं जो शरीर के ऑर्गन से पूरे बातें हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। यानी हमने कहीं पे गर्म
कुछ चीज छू ली, हमारे ब्रेन को एकदम पता चलेगा। कुछ ठंडा छू लिया, कहीं कट गया, कहीं चोट लग गई, तो सेंसरी नर्व्स जो है वो ऑर्डर्स को लेकर आती हैं। सॉरी, सेंसरी नर्व्स हमारे ऑर्गन से इंफॉर्मेशंस को ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन फिर रिएक्ट करता है और मोटर नर्व्स के माध्यम से वो उस ऑर्गन को निर्देश देता है कि उस ऑर्गन को क्या करना है। अगर मान लीजिए हमने कोई गर्म चीज पकड़ ली, तो सेंसरी नर्व्स मैसेज ले जाएंगी कि कोई गर्म चीज पकड़ ली है, और वहां से ब्रेन ऑर्डर करेगा हाथ हटा लो, तो वो मोटर नर्व्स के माध्यम से उन निर्देशों को उस ऑर्गन तक पास करता है। ये बड़ा अद्भुत है। ये टेलीफोनिकली प्रक्रिया हमारे शरीर में पाई जाती है, और ये सब जो सारी नसें हैं, जो सारी नर्व्स हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाई जाती हैं। हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड है, यानी नसों का मोटा वाला पाइप, मोटा वाला गुच्छा। वो हमारी हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में पड़ा रहता है, सुरक्षित। आप सोचिए रीढ़ की हड्डी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि उसके अंदर हमारी सारी नसें जो हमारे विभिन्न ऑर्गन्स में जाती हैं, वहां से सेंसेशंस लेती हैं, वहां पर मैसेज पास करती हैं, वो सारी हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित पाई जाती है। इसलिए हमको अपनी रीढ़ की हड्डी की कितनी सुरक्षा करना चाहिए। अब आते हैं हम यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्री पे। यहाँ पर 7 वर्टिब्री हैं, C1, C2, C3, C4। C1 में ब्लड सप्लाई टू द हेड, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्कैल्प, यानी इनमें वो नसों के गुच्छे हैं जो आपकी ब्लड सप्लाई देंगे हेड को, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि आपके ब्रेन में स्थित है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें कोई डक्ट्स नहीं होती, और ये अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्ट ही ब्लड में सिक्रीट करते हैं। ये बहुत ही बातें मैं थोड़ी ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके सर की स्किन को भी ये सप्लाई देते हैं, फेशियल बोन्स को, ब्रेन को, इनर और मिडिल ईयर को, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये जो सर्वाइकल वर्टिब्री C1 है ये संभालता है उन सारी चीजों को। C2 में कान, ऑप्टिक नर्व यानी आंखों की जो नस है, ऑडिटरी नर्व यानी सुनने वाली कानों की जो नस है, फ्रंटल साइनस सामने की साइड में, और मैस्टॉइड टंग, जुबान हमारी, फोरहेड हमारा माथा, ये सब C2 सर्वाइकल वर्टिब्री में आता है। C3 में आता है चीक्स, हमारे गाल, आउटर ईयर, फेशियल बोन्स हमारे मुंह, हमारे चेहरे की हड्डियां, हमारे दांत, ट्राइजेमाइनल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व, ये सारी C3 में आते हैं। C4 में नोज, लिप्स यानी हमारी नाक, हमारे होंठ, हमारा मुंह, हमारे कानों का जो फेरिंग्स है वो। C5 में वोकल कॉर्ड्स, जिनके सहायता से हम बोल पाते हैं, ग्लैंड्स और थ्रोट, यानी जो ग्लैंड्स हमारे नेक में हैं, और थ्रोट, ये सारा C5 में आता है। C6 जो है ये सपोर्ट करता है नेक मसल्स को, शोल्डर्स को, कंधों को, और टॉन्सिल्स को। और C7 में थायराइड, शोल्डर और एल्बो यानी हमारी कोहनी, इन सब को ये सर्वाइकल वर्टिब्री में ये 7 वर्टिब्री इन सारी नसों को संभालते हैं। सोचिए आप कितना इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। थोरेसिस वर्टिब्री में T1, T2, T3, T4, T5, T6 हमें पता होना चाहिए। और T1 जो है यानी उसके आगे के जो थोरेसिस वर्टिब्री में जो थोरेसिस स्पाइन में जो वर्टिब्री हैं,
वो नंबर में 6 है, और इधर भी है कुछ T7, T8, T9, टोटल 12 है। तो T1 जो है ये फोर आर्म को इंक्लूडिंग हैंड, रिस्ट, फिंगर्स और ईसोफेगस, यानी जहां से जैसे हम खाना मुंह में डालते हैं और वो हमारे आमाशय में जाने से पहले एक छोटा सा गट है, एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम ईसोफेगस या साधारण भाषा में उसको गट कहते हैं। तो और ट्रैकिया, इन सबको T1 संभालता है। T2 में हार्ट इंक्लूडिंग वॉल्व्स, पेरिकार्डियम यानी वो झिल्ली जो हमारे हृदय के ऊपर चढ़ी रहती है, कोरोनरी आर्टरीज, इन सबको T2 वर्टिब्री संभालते हैं। T3 लंग्स को, ब्रोंकाई को, प्लूरा को, थोरैक्स को और ब्रेस्ट को संभालते हैं। T4 में गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, ये सब आते हैं। T5 में लीवर, सोलर प्लेक्सस, जर्नल सर्कुलेटरी सिस्टम, और T6 में स्टमक, T7 में पैनक्रियाज और ड्यूडेनम, और T8 में स्प्लीन, T9 में एड्रिनल ग्लैंड, T10 में किडनी, T11 में किडनी यूरेटर, किडनी और यूरेटर, और T12 में स्मॉल इंटेस्टाइन और लिम्फेटिक सिस्टम। अब मेरा मन तो बहुत कर रहा है मैं इन सब चीजों को बताऊं कि क्या क्या है, लेकिन इतना समय नहीं है, हम लोग जल्दी से समाप्त करेंगे। लंबर वर्टिब्रा यानी जो लोअर साइड में हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, और जिसको होता है आमतौर से आपने सुना होगा कि मेरे L4 L5 में प्रॉब्लम तो ये वो हमारे स्पाइन की वर्टिब्री है जिनके बाबत बात की जाती है। तो लंबर वर्टिब्री में L1, L2, L3, L4, L5। L1 जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के नर्व्स को कंट्रोल करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको संभालता है, और इनग्विनल रिंग को ये संभालता है। और L2 में अपेंडिक्सिस, एब्डोमेन और थाइस। L3 में सेक्सुअल ऑर्गन्स, यूरेटस, यूट्रस जो स्त्रियों का ये एक जेनाइटल ऑर्गन है, और ब्लैडर और नीज, घुटने हमारे। L4 प्रोस्ट्रेट को, लोअर बैक की मसल्स को और sciatica नर्व को ये करता है। और L5 में काफ और एंकल और फुट की मसल्स होती है। तो L4 L5 में अगर प्रॉब्लम आई और वहां पर नसों में या तो कंप्रेशन हुआ या कुछ खिंचाव हुआ, तो इन सब चीजों में आपको परेशानी आएगी। यानी आपके पैर में प्रॉब्लम होगी, आपके टखने में परेशानी होगी, आपकी पिंडली में परेशानी होगी, काफ मसल्स में, sciatica नर्व यानी आपको बहुत सीवियर पेन होगा ऊपर से नीचे तक, आपकी लोअर बैक की मसल्स बहुत परेशानी में आ जाएंगी, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी। और जो सेक्रम है सबसे लास्ट में, जिसको हम S1, S2, S3, S4, S5, ये सेक्रम बोन जो है ये फीमर और हिप इन दोनों को ये सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से ये पूरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, और मैंने आपको सारी वर्टिब्री के बारे में अलग अलग बताया। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, हमारे कॉजेज और रिस्क फैक्टर की बात हमने पहले भी की, एक बार फिर हम इसको देखते हैं। एक तो एज, टिपिकली द ओल्डर यू गेट द मोर एट रिस्क यू आर। जैसे जैसे आप एज में बढ़ते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। जेंडर, लिंग के भी कारण है। विमेन, स्पेशली विमेन इन मेनोपॉज, are more likely to get osteoporosis than men, as low estrogen levels lead to weak bones. स्त्रियों में ये आमतौर से
बहुत ही कॉमन है कि वो स्त्रियां जिनको मेनोपॉज हो गया, यानी उनका मासिक धर्म का चक्र समाप्त हो गया है, उनको मासिक धर्म नहीं होता है, उन स्त्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। और उसका कारण ये होता है कि उनका जो सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है उसका लेवल डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है। जेनेटिक्स, ऑस्टियोपोरोसिस कैन बी इनहेरिटेड, यानी अगर माता पिता को ऑस्टियोपोरोसिस है तो वो बच्चों में भी आ सकती है। बॉडी टाइप, people with a small cylinder build are more likely to develop it, यानी वे लोग जो कद में छोटे हैं या सिलेंडर बिल्ड है या वो एकदम लंबे हैं और लंबे दुबले पतले हैं, उनमें ये डेवलप हो जाती है आसानी से। मेडिकेशन की वजह से भी, दवाई आदि अगर लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, ऐसे लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मायो क्लिनिक ने भी ये रिसर्च में बताया। थायराइड प्रॉब्लम, some have been linked to osteoporosis. अगर थायराइड की समस्या है आपके थायराइड ग्लैंड में, यानी थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन या तो बहुत ज्यादा है जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या बहुत कम है जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और उसके लिए बाहर से हमें मेडिकेशन लेना पड़ता है। इसकी भी समस्या हम दूर कर देते हैं अपने हेड केयर एपरेटस से। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस को डेवलप कर सकता है। लो विटामिन डी एंड कैल्शियम लेवल्स, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी आ रही है या कैल्शियम का लेवल डाउन आ रहा है, उससे भी बोन लॉस हो जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज और लॉन्ग टर्म बेड रेस्ट, या तो हम एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं करते लोग, या बहुत लंबे समय तक बिस्तर पे पड़े रहना। इन दोनों ही सिचुएशन से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। और आखिरी बात है टोबैको एंड अल्कोहल, तंबाकू का सेवन करने वाले लोग या शराब का सेवन करने वाले लोग, उनमें भी बोन्स जो है वो कमजोर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच नावेश सर। और अब हम लोग बात करते हैं मिल्क फॉर बोन हेल्थ। और ये बड़ी कॉमन बात है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जो दूध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 11:26 हो गए, लेकिन आप लोग शांति पूर्वक सुन रहे हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा समय और मैं लूंगा, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। मिल्क फॉर बोन हेल्थ, ये एक भ्रांति है अब कि मिल्क जो है वो बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब ये बात बिल्कुल रिवर्ट हो गई है, मिल्क बोन हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। और ऑस्टियोपोरोसिस उन देशों में बहुत अधिक है जहां पर मिल्क प्रोडक्शन होता है। आइए जानते हैं करंट वर्ल्ड वाइड टोटल मिल्क कंजम्पशन पर कैपिटा। और यहाँ पर टोटल मिल्क कंजम्पशन पर कैपिटा आप देखिए, ये सारे जो कलर्स दिखाए गए हैं, हल्का कलर, बिल्कुल नहीं, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर डार्केस्ट। तो जो यहाँ पर डार्केस्ट है वो स्थान है जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ये सारे स्थान है, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन कहीं। अब यहाँ पर देखिए भारत कहाँ पर है। भारत अगर आपको दिखाई दे रहा तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये भारत है हमारा, है ना। और यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन किस लेवल पर हो रहा है,
ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला जिसमें 37.37 से 79.23 तक ये टोटल मिल्क कंजम्पशन पर कैपिटा हो रहा है इस भारत में। और ऊपर के देशों में आप देखें और इस साइड में देखें, नॉर्थ साउथ अमेरिका साइड में देखें, और डेनमार्क, हॉलैंड, ये तो ऐसे देश हैं, नॉर्वे, जहाँ पर मिल्क तो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, एक एक गाय 80-80 लीटर दूध दे रही है ना। ऐसे देशों में अब हम जानते हैं क्या हो रहा है ऐसे देशों में। ऑस्टियोपोरोसिस का वर्ल्ड मैप, फिर वापस देखें, वो देश जहां पर मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन है, ये है नीले कलर में, और यहाँ पर देखें ऑस्टियोपोरोसिस भी उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा है। इट मींस वो देश जो मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की जो तादाद है ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट की, वो बहुत ज्यादा है। Women who drink 3 or more glasses of milk per day have a 60% increased risk। है चौंकाने वाली बात, वो महिलाएं जो दिन में 3 या ज्यादा ग्लास दूध पीती हैं उनमें 60% ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। और ये खतरा उनके हिप फ्रैक्चर के रूप में उनके सामने आ सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण उनको हिप में फ्रैक्चर हो सकता है अगर वो दूध पी रही है 3 गिलास या 3 गिलास से ज्यादा। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। ड्रिंकिंग 3 or more glasses of milk also increases mortality risk by 93%। आप ये देखिए तो बहुत ही भयानक है। 3 या अधिक ग्लास दूध के पीने वाले लोगों में डेथ रेट का रिस्क 93% बढ़ जाता है। इंक्रीजेस मोर्टेलिटी रिस्क बाय 93%। बहुत बड़ा आंकड़ा है। फॉर ईच ग्लास ऑफ मिल्क रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम ऑल कॉजेज इंक्रीज बाय 15%। यानी हर ग्लास जो आप दूध पीते हैं उसमें मरने का खतरा सारे जितने भी कारण हो सकते हैं, इससे मरने का खतरा 15% बढ़ जाता है। और ये फिजिशियंस कमेटी की रिपोर्ट है, उनके कैलकुलेशंस हैं, उनके रिसर्चेस हैं, जो आंकड़े मैंने आपके साथ शेयर किए। और यहाँ पर आप देखिए फिटेड लाइन प्लॉट, हिप फ्रैक्चर वायरस वर्सेस डेयरी कंजम्पशन। यानी हिप फ्रैक्चर एक एक्सिस पर हमने लिया है हिप फ्रैक्चर पर 1 लाख, और इस एक्सिस पर हमने लिया डेयरी कंजम्पशन किलोग्राम में। तो आप देखें जैसे जैसे डेयरी प्रोडक्शन का कंजम्पशन बढ़ रहा है उधर हिप फ्रैक्चर का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि वे लोग जिनमें ज्यादा fitted line plot showing the correlation between hip fracture rate per 1 lakh and dairy consumption using data from 40 countries in Africa, Europe, Latin America, North America, Asia and Oceania। तो ये सारे देशों में जो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा दूध कंजम्पशन जितना ज्यादा होता है उतना ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अब आप समझे कि दूध कितना खतरनाक है हमारी हड्डियों के हेल्थ के लिए। The dairy and bone health link is one of the most pervasive milk myths। इनमें पूरे आंकड़े आपके
छिन्न भिन्न कर दिए। लार्ज prospective cohort study of Swedish women found that for every glass of milk consumed per day, there was a significant 9% increase in hip fracture incidence. यानी हर ग्लास पीने पर आपके अंदर हिप फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ये स्त्रियों पर, स्वीडन की स्त्रियों पर ये रिसर्च के आंकड़े बताए जा रहे हैं। High cow's milk intake is associated with increased risk of bone fractures and death, according to a study in the British Medical Journal. ये British Medical Journal की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि काउ मिल्क को ज्यादा कंजम्पशन से, ज्यादा यूज करने से बोन फ्रैक्चर का खतरा बहुत बढ़ जाता है और डेथ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आप देखिए, कैसीन प्रोटीन 80% और वे प्रोटीन 20%। ये एक ग्लास मिल्क में कैसीन प्रोटीन 80% होता है और वे प्रोटीन 20% होता है। और हमें वे प्रोटीन अधिक चाहिए होता है ताकि हमारी बोन्स मजबूत हो, लेकिन वो भुरभुरी हो जाती है जब हम दूध पीते हैं, क्योंकि कैसीन प्रोटीन 80% है उसमें। Acid ash and alkaline ash foods. It has been hypothesized that foods that are metabolized to acids, उनको, यानी ये ऐसा नजरिया था लोगों का कि वो फूड्स, वो खाने पीने के पदार्थ जिनको एसिड के जरिए से उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उनको हम एसिड एश फूड्स कहते हैं। जैसे एनिमल प्रोटीन है, ग्रेन्स हैं, एंड दे मे कॉज कैल्शियम टू बी लीज फ्रॉम बोन इन ऑर्डर टू बफर द एसिड्स। और ऐसा माना जाता था कि इस तरीके के जो हम लोग खाने लेते हैं वो हमारे बोन्स के लिए बहुत बेहतर होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, फूड दैट आर मेटाबोलाइज्ड टू alkaline ash foods such as fruits and acids and vegetables can buffer acid ash foods and thereby prevent calcium from being lost from bones. यानी अगर हम वो पदार्थ खाते हैं जो एसिड एश फूड्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे मीट है या और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं या डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल प्रोटीन हम ले रहे हैं या ग्रेन्स ले रहे हैं, सीरियल्स ले रहे हैं, उससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। जबकि अगर हम फल खाते हैं या हम सब्जियां खाते हैं जो कि एल्कलाइन फूड्स हैं, एल्कलाइन एश फूड्स हैं, तो हम बेहतर तरीके से अपने बोन्स को बना सकते हैं और कैल्शियम को हम प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं अपने शरीर से लॉस होने। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें वेजिटेबल्स की तरफ को आना ही पड़ेगा, हमें वेजिटेरियन हैबिट्स को अपनाना ही पड़ेगा, हमें दूध को छोड़ना ही पड़ेगा और हमें मीट और मीट से बने पदार्थों को कम से कम यूज करना पड़ेगा। हालांकि हम जैसों के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नाउ वेजिटेरियंस। ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हो गए क्योंकि ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले और खतरनाक है। यानी पीएच वैल्यू आप देखिए, यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से देख पाते हैं, ये एसिडिक साइड है लेफ्ट में, जिसमें आपको बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई दे रही हैं जो जिसके लिए हम क्रेव करते हैं ना, एग है, चीज है,
और आइसक्रीम है और अल्कोहल है और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीजें। लेकिन ये सब एसिडिक चीजें हैं और ये आपके शरीर में बहुत ही घातक साबित होती है। जबकि दूसरी साइड में आप देखें, जो एल्कलाइन मीडियम है उसमें ये सारे चीजें आती है, नट्स हैं और ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स हैं, ये सब एल्कलाइन नेचर के हैं। तो इसमें ये बैलेंस हमें रखना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में, जब हम कल बात करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो हम बहुत और अच्छी बातों को बताएंगे इस बाबत। अभी मैं ज्यादा इसको नहीं खींचना चाह रहा हूँ। तो 7 pH होना चाहिए, 7 pH जो नॉर्मल है, बिल्कुल बीच में। यानी एसिडिक और बेसिक दोनों चीजों को हमें इतना संतुलित अपने बॉडी में रखना है जिससे हमें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कभी जीवन में आने ना पाए। ये बड़ा जरूरी है। और डेयरी एंड बोन हेल्थ लिंक इज वन ऑफ द मोस्ट परवेसिव मिल्क मिथ्स, और ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये भी हमने कर लिया। न्यूट्रिएंट्स इंटरवेंशन, अब हम लोग लास्ट में पहुंच गए हैं। न्यूट्रिएंट इंटरवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट इंटरवेंशन में हमें कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, मैग्नीशियम, विटामिन D3, विटामिन K2, हाई क्वालिटी प्रोटीन से आइसोफ्लेवोन्स, जिंक, विटामिन B+ और एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स, ये हमें चाहिए ताकि हम ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से अपने को बचाएं। और टीएंस के प्रोडक्ट्स में हमें उपलब्ध है कैल्शियम, अडल्ट प्रोटीन, जिंक, मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेशन और एंटी इन्फ्लेमेशन टी पॉली के रूप में, और भी बहुत सी चीजें। तो ये टीएंस के प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम इन सब चीजों को अपने शरीर में उपलब्ध करा सकते हैं। और एक बार फिर से हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स दे डू मैटर। न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। बेटर टीएंस, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े तल्लीनता से, बड़े ध्यान से पूरे सेशन को सुना। थैंक यू सो मच। और